अरे हिम्मत है तो आओ, उठाओ आवाज कि जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं उनको आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए आवाज उठाओ चंद्रशेखर जी, तब तो हम आपकी दिल और कलेजे को मानेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा कलेजा हाथ बढ़ाने से होता है, बड़ा कलेजा आंख दिखाने से। ब्रह्म प्रकाश जी का कार्यक्रम है या अशोक जी का कार्यक्रम है या आनंद शास्त्री जी का कार्यक्रम है, हमें सबको एक राय होकर ना मिल जाए, अलग आरक्षण का लाभ ना मिले, जब तक इस लड़ाई को हमें लड़ना है। और ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई नहीं चलेगी, यहाँ तक है कि ये साथियों, आज वर्गीकरण को लेकर इस जंतर मंतर पर हमारा तीसरा कार्यक्रम है। मैं सर्वप्रथम हमारे विश्व भूषण भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूं। हमारी पहचान, हमारी आस्था भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच प्रदीप भंडारी जी, आनंद शास्त्री जी और बिल्लू चौहान जी, राजेश जी, सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जर्नल मैनेजर से सेवानिवृत्त माननीय एसपी सिंह जी और सीनियर इंजीनियर से रिटायर्ड हमारे सीनियर कंचीलाल जी, गाजियाबाद से आए हुए प्रमोद जी, सीजीएचएस से आए हुए विजय प्रकाश जी और सफाई कर्मचारी संगठन से हमारी बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारी बहन शशि बालाजी और उनके साथ हरि प्रकाश जी और उस बिहार से आए हुए राकेश उज्जैनवाल जी, गिरजेश जी और शशि बालाजी के जो साथ आए हुए साथी हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी है, सम्मानित साथी सुभाष जी और हमारे बहुत ही पुराने साथी हमारे एमएस चौहान साहब, मंच का संचालन करने वाले हमारे अजय हितैषी जी जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज की लड़ाइयों में हर समय पर तैयार रहते हैं। ऐसे अजय हितैषी जी को एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिएगा। हरियाणा में मेरे साथ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे साथ रहे हैं, दिल्ली में मेरे साथ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ मेरे साथ रहे हैं और तमाम सफाई कर्मचारी नेताओं के पास जाने में और सोशल एक्टिविस्टों के पास जाने में हमारे साथी अशोक अज्ञानी जी पूरे बराबर के मेरे साथी हैं। वो इस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि इस लड़ाई को मैं अध्यक्षता करूं, तो उसके पीछे भी अशोक अज्ञानी जी ही हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई साहब, दिल्ली में तमाम नेताओं को देखा है, सबको देखा है, कोई ना कोई किसी ना किसी दाग से दागी है और कोई है भी तो निकलना नहीं चाहता। अच्छे इंसान बहुत हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इस आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई को हमारे बुजुर्गों ने तो जीत लिया है 40 साल की लड़ाई के बाद, लेकिन इसको लागू कराने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने साथी भाई हमारे एडवोकेट अशोक अज्ञानी जी को साथ लेकर चल रहा हूं। और कहावतों में भी कहा गया है कि दो लोग तो चून के भी बुरे होते हैं, इसलिए 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 बनकर के ये हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही, जैसे वो महाभारत में
भीष्म पितामह का अंत करने के लिए शिखंडी को खड़ा कर दिया था। आज वही हाल हमारे इस कार्यक्रम में, यहाँ बगल में वो कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं लोगों का कार्यक्रम हो रहा है जो ट्रांसजेंडर है, जो गे है, जो बदले हुए हैं, जो समाज में जिनकी अलग वो है, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा। भारत के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने इनके लिए भी डेमोक्रेटिक राइट दिया है, जो अपने अधिकार के लिए यहाँ वो लड़ रहे हैं। हमारे तमाम साथीगण उनके आंदोलन में जाकर के उनको भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। मैं अब आप आरक्षण की बात पर लेकर आता हूँ। तो साथियों, आरक्षण है क्या? आरक्षण है क्या, ये बहुत समझना जरूरी है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो ये कहते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण करने से क्या होगा, नौकरियां तो समाप्त हो गई हैं। आखिर वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण है, आरक्षण है, वो एक ऐसी परंपरा नहीं है। ये एक ऐसा बंटवारा है कि अगर 100 वैकेंसियां निकलती हैं तो 100 वैकेंसियों में से 15 वैकेंसियां शेड्यूल कास्ट को होती हैं, हरियाणा में 20 होती हैं, उत्तर प्रदेश में 21% होती हैं, दिल्ली में 15% होती हैं। उसके हिसाब से रिजर्वेशन को कैटेगराइज करने की नीति को, नियम को, बराबर बांटने के नियम को, 15 में से 7% बांटने के नियम को कैटेगराइजेशन कहा गया है। यानी वैकेंसियों को बांट करके दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट में अति वंचित जो लोग रह गए हैं, उनको उनका अधिकार देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया है, वो इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है। वो एक सामाजिक न्याय की परंपरा के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। अब जो बहुजन समाज के हमारे अपने नेता थे, उन नेताओं ने इसका तुरंत बहिष्कार किया और लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। वो उनकी भूल थी और उस भूल के कारण समाज में विद्रोह पैदा हुआ। उसकी वजह से हम लोगों को आगे आना पड़ा। तो ये जो आगे आने का कारण बना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए, वो इसीलिए हम लोगों को आगे आने पड़ा कि जो हमारे रहबर थे, जो हमारे हिमायती थे, जो हमारे नेता थे, वो लोग अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े होकर के इसका विरोध करने लग गए। इसलिए हमने पूरे देश में यह आह्वान किया कि जो अब शेड्यूल कास्ट में DSC समाज का 70%, समाज का 30% लोग विरोध करेंगे, उनको हम धूल चटाने का काम करेंगे, उनको राजनीति में जीरो करने का काम करेंगे। उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश नहीं, अभी 9 लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव हुए हैं, उनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। उससे पहले हरियाणा में विजय प्राप्त करी। नायब सिंह सैनी की सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर ये आरक्षण में वर्गीकरण, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वर्गीकरण को लागू करेंगे। लेकिन वर्गीकरण को लागू करने से पहले जब उन्होंने कहा तो इसी DSC समाज ने उनकी सरकार को बनवाया और वहां सरकार बनवाई। पूरा सोशल मीडिया कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा था, ये कह रहा था कि भाई वहां तो बीजेपी आ ही नहीं रही है। हमने 10 दिन पहले ये कहा कि भाई सरकार बीजेपी की आ रही है, क्योंकि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी को उसको अपना समर्थन दिया है। आप लिख लीजिएगा कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन गई। और फिर उससे बाद में महाराष्ट्र में भी हमने ये कहा कि महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने जा रही है। वो इसका कारण यही है कि जो दबे कुचले समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की सुविधा दे करके न्याय का काम किया, उसी समाज ने आज उसी सरकार को दोबारा से ला करके खड़ा किया है। ये केवल अपने वाल्मीकि और फटीक और धोबी और धानुक और जो सफाई पेशे से, मजदूर पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्होंने आंख बंद करके उस सरकार पे भरोसा जताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने वालों पर जताया है। तो हमारे अपने साथियों से, मेरे अपने इस बहुजन समाज के नेताओं से मैं ये अपील करता हूं कि
कि साथियों, मेरे नेताओं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसे दौर भी आते हैं समाज में, ऐसे इतिहास भी बनते हैं जब ऐसा दौर आता है कि भाई भाई में किसी बंटवारे को लेकर के आपस में नजरें बदल जाती हैं, आपस में तू मैं हो जाती हैं, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं है। अभी भी मौका है, आप इसकी पहल आप लागू करने के लिए करिए। हम आपके साथ थे और हम आपसे अलग नहीं हुए, लेकिन आपने जब से ये आह्वान किया है तब से हमें मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा है कि ये आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैं अपने बहुजन नेताओं से ये अपील करता हूं कि ये इसका विरोध ना करें और इसके समर्थन में आगे आए। और मैं इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं, जैसे जो कांग्रेस अब तक विरोध कर रही थी, उसने भी अपने यहाँ कर्नाटक के अंदर ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ ऐलान कर दिया है और उसी के माध्यम से वहां पर नई भर्तियां लागू होंगी। साथियों, आरक्षण में वर्गीकरण की बात जब यहाँ आती है तो हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण जो शेड्यूल टाइप के लिए है, उसमें जो रोस्टर पॉइंट है, रोस्टर पॉइंट में अनुसार ये गलत नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट में जो आईएएस बन गए थे, आईपीएस बन गए थे, जो डॉक्टर बन गए थे, जो इंजीनियर बन गए थे, उनके बच्चे कैपेबल हो गए। और जो आज की डेट में पोस्ट बेस रोस्टर जो चल रहा है, उसके अनुसार जो कैपेबल लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल आप कैपेबल हैं और हम कैपेबल नहीं हैं। वो लोगों के लिए जब टीना डोबी जनरल कैटेगरी में आई तो वो उन्होंने जनरल कैटेगरी की सीट को भी ऑक्युपाइड किया, और आज उनके लोग जो डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लेकर आते हैं। अब उसके बाद जो बचे कुछ लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट की सीट पर लेकर आते हैं, तो रह जाता है वो जो सफाई का काम करता है, रह जाता है वो जो मोची का काम करता है, रह जाता है वो जो खेत खलियान में मजदूरी का काम करता है, रह जाता है धानुक समाज का वो वर्ग, कोली समाज का वो वर्ग जो मजदूरी करता है, जो बिल्डिंग निर्माण का काम करता है, जो सफाई का काम करता है, जो सीवर में सफाई का काम करता है, जो शहरों को साफ करने का काम करता है। ये उनको सुविधा देने के लिए संविधान की धारा, संविधान का आर्टिकल 16(4)A, 16(4)B के तहत ये आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए ये सुविधा दी गई है। अब हमारा मानना ये है कि दिल्ली सरकार जो माननीय श्रीमती आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं और उनके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब पंजाब में लागू हो गया और वहां पर आपकी सरकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती आतिशी जी और हमारे मुखिया आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, आप तो दलितों के हितैषी बनते हैं, इसी वाल्मीकि समाज की वजह से आप मुख्यमंत्री बनते हैं। आप कब लागू करोगे? आप कब लागू करोगे? हम ये चाहते हैं कि ये सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने यहाँ भी लागू करे, लेकिन अगर आपने लागू नहीं किया तो आप समझ लीजिए महाराष्ट्र का चुनाव आपने नतीजा देख लिया है, हरियाणा का भी नतीजा देख लिया है। यही वाल्मीकि दलित समाज, यही डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, तो विचार आपके ऊपर करना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ये तीसरी बार ये आंदोलन कर रहे हैं। आपकी जहां सरकार है उत्तर प्रदेश में, मध्य आयोग का भी गठन भारत के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां जो दफ्तर हैं वहां पर हमारे अपने लोग हमारे ही अपनी जातियों के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, वो समर्थन में नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए उनको
परेशान होना पड़ता है। यही कारण है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि हर मंत्रालय में एक SC/ST सेल के साथ एक डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सेल भी होना चाहिए और वहां पर लाइजन ऑफिसर होना चाहिए और भारत के अंदर नेशनल कमीशन फॉर डिप्राइव शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। तभी एक असली न्याय की धारा बहेगी। और हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव होगा कि आपने शौचालय तो बनवा दिए, मकान भी बनवा दिए, लेकिन अब इस समाज के लोगों को शेड्यूल कास्ट में जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है इनके लोगों को स्पेशल भर्ती अभियान के माध्यम से इनके हाथ से झाड़ू छुटवा करके कलम इनके हाथ में देकर इनको ऑफिसर बनने का मौका दीजिए। दूसरी बात, इनको सिपाही बनने का मौका दीजिए। दिल्ली पुलिस में 90,000 पुलिसकर्मी हैं। कितने हैं? 90,000। वो तो आपके पास है, वो तो केजरीवाल जी के पास नहीं है। 90,000 पुलिसकर्मी हैं दिल्ली के अंदर। 90,000 में आप लगाइएगा 13,500 पुलिसकर्मी शेड्यूल कास्ट के बनते हैं। 13,500 में से 1,300 शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि घटी धोबी धानुक के नजर नहीं आते हैं। आते हैं क्या? वर्गीकरण को लागू करने के लिए ये सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के दी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं टीचर्स में। IIT में लेकर चलते हैं। हर साल 10,000 बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं। कितने? 10,000 बच्चे। और IIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर नंबर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पर आती है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें 14,000 बच्चे IIT के बाद NIT में सेलेक्ट होते हैं, जो जिससे इंजीनियर बनते हैं। 24,229 बच्चे हर साल इंजीनियर बनकर गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से बनकर निकलते हैं। उसके हिसाब से कितना बनता है? 3,624 बच्चे शेड्यूल कास्ट में IIT और NIT निकलते हैं। अगर इसका बंटवारा अगर कर दिया जाए 50% में, तो 3,634 पोस्टों में से 3,600 में से कितने हो जाते हैं मालूम है? 1,800 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, 1,800 बच्चे IITian बनेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जब IIT कराई और कंपटीशन की तैयारी कराई तो वो 2-2, 3-3 नंबर के डिफरेंस से उनको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से IIT की बजाय वहां से बीटेक करनी पड़ी। अगर ये बंटवारा होता तो शायद IITian करके वो विदेश की कंपनियों में करोड़ों रुपए कमा रहे होते। क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? क्या ये रिजर्वेशन नहीं है क्या IITian का? जेई का जो एग्जाम होता मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा MBA का, हर साल MBA में, मैं आपको आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि देश को समझना बहुत जरूरी है। हर साल IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि जिसको भारत के बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए यहां से जो MBA करके निकलता है उसको पता है कितने पैकेज की तनख्वाह लगती है। किसी की 3 करोड़ की, किसी की 11 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की, किसी की 5 करोड़ की, किसी की 20 करोड़ की। IIM अहमदाबाद से मैंने 10 साल पहले सुना था, एक लड़के का पैकेज 11 करोड़ रुपए का लगा। 11 करोड़ का। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो MBA करते हैं उनका मिनिमम एवरेज 25 लाख का एवरेज है। अरे ये क्या रिजर्वेशन नहीं है क्या? ये नौकरी नहीं है क्या जो टाटा कंपनी, एक्सेंजर कंपनी, विप्रो कंपनी, इंफोसिस कंपनी, L&T कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी,
अमेरिकन बैंक, स्कॉटलैंड बैंक, तमाम इन बैंकों में कितने लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। जब यहां से एमबीए करके जाएगा तो क्या वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेगा? जो लोग ये कहते हैं कि नौकरियां रही कहां हैं, अरे भाई नौकरियां नहीं रही हैं तो आप विरोध कर क्यों रहे हैं? अगर नौकरियां नहीं रही है तो विरोध कर क्यों रहे हैं? अब ये जो मैंने 3 बताए हैं आपको, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, इनके ऊपर आते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, डायरेक्ट ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर। हर साल देश से 1000 पोस्टों का कंपटीशन होता है, जिसमें से 150 आईएएस निकलते हैं, 50 आईएफएस निकलते हैं, 500-600 आईआरएस निकलते हैं और उसके बाद बचे कुछ क्लास 1 डायरेक्ट ऑफिसर निकलते हैं और प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर निकलते हैं। क्या अगर ये आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो जाए तो हम ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि यही वाल्मीकि समाज, यही धानुक समाज, यही कोली समाज, यही खटीक समाज आपको इस देश के अंदर 10 साल में काया पलट करके अपनी समाज की खड़ी करके दिखा देगा। हमें ये आरक्षण चाहिए। दूसरा, ये नौकरियों के अलावा, एजुकेशन के अलावा हमें और भी एक आरक्षण चाहिए। दिल्ली में डीडीए की दुकानें निकलती हैं, पता है इन दुकानों की रोजाना सेल कितनी है? मेरे सामने जो दुकानें हैं, इन दुकानों की रोजाना सेल 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की पर डे सेल है। कनाट प्लेस के अंदर एनडीएमसी की दुकानों की 2-2 लाख रुपए सेल है। उसमें क्या आरक्षण नहीं है? उसमें भी आरक्षण है। क्या मकान जब डीडीए के अलॉटमेंट होते हैं, यूपी में अथॉरिटी के जो मकान अलॉट होते हैं, प्लॉट अलॉट होते हैं, उसमें आरक्षण नहीं है क्या? उसमें भी आरक्षण है। और आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर भारत पेट्रोलियम के 58,000 पेट्रोल पंप है। कितने? 58,000 पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल पंप का मालिक रोजाना पेट्रोल बेच करके, डीजल बेच करके 25,000 से कम 25,000 से 1-1 लाख रुपए पर डे कमाता है और 20 लोगों को रोजगार देता है। कितने लोगों को? 20 लोगों को रोजगार देता है। क्या ये आरक्षण नहीं है? हमें वो भी आरक्षण चाहिए। दूसरा, भारत की 25 नवरत्न कंपनियां हैं, आईओसीएल, गेल, भेल, बीईएल, आरईसी, एनएफएल, ये तमाम भारत की 25 नवरत्न कंपनियां हैं। वहां पर मैनेजर, स्टाफ, क्लर्क, बाबू, ऑफिसर, अकाउंटेंट, इनकी मरी से मरी तनख्वाह भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होती है। क्या वहां आरक्षण की सुविधा नहीं है? क्या वहां भी आरक्षण है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में हजार प्रोफेसर, टीचर है और शेड्यूल कास्ट के भी उसमें टीचर हैं। क्या हमारे जो अपने लड़के हैं वो केवल दिल्ली के अंदर, मेरी नॉलेज में ऐसे 100 लड़के हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं, जो 10-10 साल हो गए हैं पीएचडी करे हुए, वो एडॉक पर काम कर रहे हैं, वो 40,000 पे काम कर रहे हैं और हर बार इंटरव्यू में एक ही विशेष जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट में एक ही विशेष जाति के लोग उसको एक्यूपाइड करते हैं विदाउट मेरिट के। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंटरव्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास डेटा है, एक प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई थी, मैं उसका उदाहरण दोबारा से फिर दे रहा हूं कि उसके वो सीनियर था और उसके 95% आई थी। उसके बावजूद भी एक जूनियर लड़की को सेलेक्ट कर लिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि एक वो विशेष जाति की थी और उस इंटरव्यू बोर्ड के अंदर विशेष जाति का आदमी बैठा हुआ था। अगर ये बंटवारा होता है और हमारा आदमी उसमें बैठेगा तो उसके साथ कोई पक्षपात करने से बहुत डरेगा, वो कर नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। ये कानून है, उसको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पता है कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। 3,30,000 सिपाही कर्मचारी हैं, एक कांस्टेबल से लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी तक।
3,30,000 में से आप बताइए, लगाइए जरा हिसाब, 15% के हिसाब से कितने बैठते हैं? हाँ भाई साहब, 3 लाख का मतलब है, 3,30,000 का मतलब है कि आपका 3,30,000 तो 10% हो गए, ठीक? और 1,80,000 और जोड़ दो, कितने हो गए? 4.5 लाख लोग शेड्यूल कास्ट की पोस्टों पर ऑक्युपाइड होने चाहिए, लेकिन उनमें से हमारे अपने कितने लोग हैं? नहीं, 4.5 लाख नहीं, 49,500 में से हमारे लोग 4,500 भी अवेलेबल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे लोग दौड़ने भागने में कमजोर हैं। अरे सबसे ज्यादा तो हमारे इन लोगों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहले आगे कदम बढ़ा करके जेलें इन्होंने ही भरी हैं, हमारे नौजवानों ने। ये कमजोर किसी से नहीं है, वाल्मीकि समाज कमजोर नहीं है। जब जब इस धर्म की इज्जत पर आन पर कोई बात आती है तो सबसे पहले यही वाल्मीकि समाज घर से बाहर निकलता है, दूसरा कोई समाज नहीं निकलता है। मेरी योगी बाबा आपसे अपील है कि आपने बुलडोजर चला करके बड़े बड़े लोगों को ध्वस्त किया है। आपके सामने किसी की बिसात नहीं है कि जो आपका विरोध कर जाए। यही डिप्राइव शेड्यूल कास्ट आपको 2027 में पिछली बार जो आंकड़े आए थे आपके जीत के, उससे 20% ज्यादा सीट आपको यही शेड्यूल कास्ट, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट आपको 2027 में आपको आपका साथ देकर के निर्णय दिलवाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको इंप्लीमेंट करवाइए। साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 लाख स्कूल हैं। कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 3 लाख स्कूलों में अगर 3 टीचर भी शेड्यूल कास्ट के अगर रखे जाएं तो कितने हो गए? 9 लाख। 9 लाख टीचर। 9 लाख टीचरों में से आपके कितने हैं? अरे पिछली बार सरकार में हमारे वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था। अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, आगरा से तमाम लड़के कांस्टेबल बन के, तमाम लड़के सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए थे। बहुत सारी लड़कियां टीचर सेलेक्ट हो गई थी। जैसे ही बहन जी की सरकार आई उन्होंने इस पर रोक लगा दी। अब रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया, कोई रोक नहीं लगा सकता। हमारी आपसे अपील है योगी बाबा, आप इस वाल्मीकि वंचित समाज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुंभ के मेले में इलाहाबाद के अंदर, आपको एक इतिहास और बता देता हूं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि समाज के पैर धोए थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। वो पहले बाबा योगी हैं जिन्होंने वाल्मीकि बस्तियों में जाकर के लोगों को हिंदुत्व के लिए और अपने समाज की पीड़ा को सुनने का काम किया है। मैं ये योगी बाबा से गुजारिश करता हूं कि योगी बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पैर धो दिए, आप इस आरक्षण में वर्गीकरण को लागू कर दो। ये सबसे बड़ा उपकार आपके जीवन काल में हो जाएगा। आप तो संत हैं, आप तो गुरु गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप तो संत हैं। एक काम पुण्य का ये भी कर दीजिए और अपने मुख्यमंत्री काल में 2027 से पहले दिसंबर में इसको लागू करके स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट चालू करवा दीजिएगा ताकि इसका रिजल्ट 2027 में आपको देखने को मिले। दूसरी बात, राजस्थान में 50 जिले हैं, वहां भी लागू होना चाहिए। वहां की बहुत दयनीय स्थिति है।
वहां पर हमारे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर गोली मार दी जाती है, जूते में पेशाब पिलाया जाता है। अगर यही लोग सिपाही बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो शायद है कि ये हमारे लोगों के साथ ये उत्पीड़न बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संपन्न होता है, ताकतवर होता है, तो वो उसके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब सिपाही बन जाता है तो चार लोग भी नजर नहीं मिलाते, नमस्ते करके चलते, जय हिंद सर कहते हैं। वही अगर हमारे शेड्यूल कास्ट के दूसरे भाइयों ने अगर हमारी लड़ाई लड़ी होती तो शायद ये उत्पीड़न कब का बंद हो गया होता, लोग सीवर में ऐसे ही नहीं मर रहे होते। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने एक बार भी, आज तक भी वाल्मीकि समाज की बात को लेकर के, सफाई कर्मचारियों की बात को लेकर के आज तक नहीं उठाया है। और हमारे अभी नवनिर्मित चुने हुए चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि मैं वाल्मीकि समाज की लड़ाई को बंद नहीं करूंगा। अरे हिम्मत है तो आओ, उठाओ आवाज कि जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं उनको आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए आवाज उठाओ चंद्रशेखर जी, तब तो हम आपकी दिल और कलेजे को मानेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा कलेजा हाथ बढ़ाने से होता है, बड़ा कलेजा आंख दिखाने से नहीं होता है। बड़ा कलेजा हाथ बढ़ाने से होता है, आंख दिखाने से नहीं होता। चंद्रशेखर रावण जी और जो तथाकथित दलित विरोधी हैं, जो लोग वाल्मीकि समाज की आवाज को दबाने का काम करते हैं, जो बेइज्जत करने का काम करते हैं, उनको चाहिए कि इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अपने कदम बढ़ाएं। मेरी एक बहुत मर्म जिसको मैं कहता हूं कि आरक्षण वर्गीकरण की लड़ाई को तो मैं लड़ रहा हूं, लेकिन आज मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि एक मेरे दिल में बड़ा दर्द है, और वो दर्द ये है कि जो इस देश के अंदर मजदूर है, जो ठेकेदारी में काम करता है, वो ठेकेदार उनसे एक महीने की, दो महीने की तनख्वाह को लेता है, और यूपी में, दिल्ली में केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के आंखों के आगे अधिकारी लोग उनसे 1.5 लाख, 2 लाख रुपया रिश्वत का लेते, तब जाकर के वो ठेकेदारी में काम करने देते हैं। ये शोषण बंद होना चाहिए। नरेंद्र दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये शोषण बंद होना चाहिए। जितने विभाग हैं वहां उस पर एक लुकिंग आफ्टर कमेटी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर द्वारा स्पेशल जांच करवाइए कि जो लोग ठेकेदारी में काम कर रहे हैं वो ठेकेदार उनका खून चूस रहे हैं। और सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार है पूरे भारत में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं। जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे वो लोग ईपीएफ का पैसा उनका कटेगा, मेडिकल फैसिलिटीज का पैसा उनका कटेगा, ईएसआई का। दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी, आपने कहा था कि आपकी सरकार आएगी कारपोरेशन में तो 40,000 कर्मचारियों को हम आने के बाद परमानेंट करेंगे। अब आपकी कारपोरेशन में सरकार बन गई, आप मेयर बन गए, अब आप इनको पक्का कब करोगे? माननीय केजरीवाल जी, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, इस समाज के परमानेंट कर्मचारी कर दीजिएगा। एक बात, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ईपीएफ का पैसा, लाखों करोड़ रुपया इस देश में ईपीएफ के माध्यम से पैसा काटा जा रहा है मजदूरों का। लेकिन जो दफ्तरों में इनके बीच में जो संपर्क अधिकारी है वो मिलकर के पैसा खा रहा है और ठेकेदार इनको लूट रहा है। ये भ्रष्टाचार कब बंद होगा? ईपीएफ का पैसा लाखों करोड़ रुपए का यूपी में 12,000 10,000 की नौकरी के लिए आगरा में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, सीजीएचएस में दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं।
सेंट्रल ऑफिस में दे रहे हैं, हॉस्पिटलों में दे रहे हैं, तमाम सरकारी दफ्तरों में दे रहे हैं। इनका हिमायती कौन है भाई? कौन है इनका हिमायती? ये जांच होनी चाहिए। और ये जो इनका पैसा है, जब से ये कर्मचारी लगे हैं, इनका पैसा इनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए, नहीं तो उस ठेकेदार को जेल होनी चाहिए। और वो पैसा जो इनका मारा गया है, वो पैसा उनकी खाल से वसूल करा जाए। जो अधिकारी के संपर्क से इनका पैसा काटा गया था, उस अधिकारी को भी जेल हो। क्योंकि ये लेबर लॉज एक्ट में है कि प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑनर जो ठेकेदारी में जो काम करवाता है, उस प्रिंसिपल ऑनर के खिलाफ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। ये रूल में है। ना ईएसआई का पैसे का पता, ना ईपीएफ का पैसे का पता, और ना छुट्टी का पता। अरे भाई, कर्मचारी को 30 दिन में 4 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। कोई छुट्टी नहीं। अगर वो इतवार की वीक में छुट्टी कर रहा है, उसका भी पैसा काट रहे हैं। क्यों काट रहे हो भाई? क्यों काट रहे हो? पैसा क्यों काट रहे हो आप? क्या कानून में है ऐसा? नहीं है। मरता तो क्या नहीं करता। बेचारी महिलाएं, बेचारे भाई, हमारे गरीब भाई मजबूरी में आकर के ठेकेदार के अंडर में काम करने के लिए मजबूर है। और ये लोग जो खून चूसने वाले हैं गरीबों का, ये वो लोग उनसे भी पैसा खाते हैं जो 2-2 लाख रुपए महीने की मोटी तनख्वाह उठाते हैं। ये 10,000 12,000 वालों का पैसा काट के खाते हैं। ये कौन से भारत के लोग हैं भाई? जहां नदियों की पूजा होती हो, जहां पत्थरों को भगवान माना जाता हो, जहां पीपल को पेड़ को पूजा माना जाता हो, जहां 35 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती हो, जहां सूरज उगते के साथ उसको जल चढ़ा करके धर्म के नाम से जय जयकार, जय श्री राम और जय शिव शंकर भोलेनाथ के नाम से आवाज लगती हो और टीका लगाया जाता हो, वही लोग अपने भारत के गरीब वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। उनको नौकरी से बेदखल करना चाहिए। ये कब आवाज उठाएंगे? मोदी जी, आपने धारा 370 जो बहुत बड़ा काम आपने किया हटा करके, जिसे 70 साल के पीरियड में पिछली सरकार हिला नहीं पाई, वो आपने चुटकी में कर दिया। जिस राम मंदिर को लोग 500 वर्ष से लड़ रहे थे, आपकी सरकार ने वो बना करके दुनिया को दिखा दिया कि देश में रहना है तो भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के आधार और भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान और इस देश की संस्कृति के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो भैया आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो जब ये इतने बड़े बड़े फैसले आप कर सकते हैं, जब मैं गांव में जाता था, मैंने देखा है कि जब गाड़ी हमारी जाती थी, कार से हम जाते थे, तो बहन बेटियां सड़क पर सोच करती थी, तो गाड़ी की रोशनी देख करके खड़ी हो जाती थी। क्या करती थी? खड़ी हो जाती थी। दिन में अगर लगे तो बेचारी फुसफुसाती थी, परेशान रहती थी। आपने वो काम किया कि घर घर में शौचालय बनवाने का काम किया। यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने काम किया है। अरे आप इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं? जिनके छप्पर पे फूस नहीं होते थे, हमारे बुजुर्गों ने सारी जिंदगी कमा करके एक मकान बना करके तैयार करते थे। आपने एक झटके में लोगों को 2.5 3 लाख रुपए दे करके उनके पक्के मकान लेंटर वाले बनवा दिए। तो जब आप लेटरिन वाले मकान बनवा दिए, आपने पक्के मकान बनवा दिए, तो आप इस ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म कर दीजिए और इनको इनका हक दिलवा दीजिएगा। अगली लड़ाई हमारी इस आरक्षण में वर्गीकरण के बाद, इस लड़ाई को हम अगुवाई करेंगे, चाहे हमारे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं इसके लिए आगे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं। मेरे भी पूर्वजों ने 10 पैसे पर, 15 पैसे पर माल उठा करके, सफाई का काम करके आगे बढ़े हैं। और उन्होंने अपने 10 पैसे की कमाई के महीने की कमाई से मेरी 10 पैसे फीस आती थी, उससे मैं एमएससी करके यहाँ ऑफिसर बना हूं। अब मेरा हक बनता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कि पे बैक टू सोसाइटी, जो जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, अब उस समाज को मैं अपना पे बैक करूं, अपने समाज के हक के लिए मैं इसके अपने हक अदाई करूं।
ये मेरा कर्तव्य बनता है। अभी तक जितने आंदोलन हुए हैं, एक आदमी भारत से पकड़ कर लाते दो मुझे, एक आदमी जिस आंदोलन में आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई को लेकर के मैंने किसी से 10 रुपए चंदा लिया हो, एक बता दो। एक व्यक्ति से मैंने 10 रुपए चंदा नहीं लिया है। एक व्यक्ति से 3 बार दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, तीनों बार 1 रुपया मैंने नहीं लिया। और हर बार आप देखते हैं टेंट भी लगता है, बैनर भी बनता है, माइक भी आता है, पानी भी आता है, कुर्सियां भी लगती हैं। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। क्यों? क्योंकि मैं सक्षम हूं। मेरी कमाई पे मेरे इस समाज का हक है, क्योंकि यही समाज मुझे उठाकर लेकर जाएगा। मेरी कमाई पे इस समाज का हक है। जब मैं जाऊंगा तो अपने समाज के कंधों पर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कमाई को समाज में लगे, ताकि मैं समाज में मरने के बाद जिंदा रह सकूं। मेरा उन पढ़े लिखे लोगों से, उन अधिकारियों से अनुरोध है कि नौकरियों में रह करके वो अपने सफाई कर्मचारी की नमस्ते लेने को तैयार नहीं होते, और रिटायर होने के बाद कहते हैं कि मैं तो तहसीलदार रिटायर हुआ था, मैं तो एसडीएम रिटायर हुआ था, मैं तो डीएम रिटायर हुआ था। दफ्तर में अपने सफाई कर्मचारी की राम राम लेने को तैयार नहीं होते थे कि पता ना चल जाएगा वाल्मीकि का चूड़ा है। और रिटायर होते के साथ ही गर्दन लेकर घूमते हैं, खोपड़ी लेकर घूमते हैं, पगड़ी बांधो, पगड़ी बांधो, गले में माला डालो, शादी में जाओ तो अलग से सम्मान करवाओ। कौन आए? फलाने एसडीएम साहब आए, उनका सम्मान अलग से करवाओ। 13वीं में सारे की टेबल अलग लगवा दो। मौत में जाएंगे तो दूसरे की मौत में जाकर के शमशान भूमि में चर्चा करेंगे। अरे भाई, आपने जीते जी नौकरी में रहकर नहीं करे तो कम से कम रिटायर होने के बाद समाज को अपना कुछ तो समर्पण कर दो, कुछ तो दे दो। नौकरी में रहते तो रहते कहते रहे कि साहब समय नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम है। नौकरी से रिटायर हो गए तो बच्चे की उंगली पकड़ ली, नाती खिला रहे हैं, पोता खिला रहे हैं, और नाती खिलाते खिलाते क्या हुआ? समय नहीं है साहब, अब बूढ़े हो गए, अब टांग जवाब दे रही है, अब चला नहीं जाता। और एक समय वो आता है कि खबर आती है फलाने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी अंत्येष्टि में चलना है। क्या करना है? चलना है। क्या हुआ? शरीर पूर्ण हो चुका है। क्या हुआ? परिनिर्वाण हो गया है। फिर उनकी औलाद क्या करती है? गिंदोड़ा बनाती है, थाली बांटती है, पगड़ी बंधवाती है, बर्तन बांटती है, 5000 लोगों को बुलाकर तेरहवीं करती है नाम रोशन करने के लिए। अरे उसके जीते जी तुम 5000 लोगों की दावत कर रहे हो। अरे 5000 लोगों की दावत करने से तो बेहतर है, मरने के बाद से बेहतर है कि आप वाल्मीकि समाज में रह करके अपने नाम से जीते जी अपने नाम से एक कमरा बनवा दो, जिसमें समाज के वंचित समाज के लोग अपने वो बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बना सके और वहां से आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री बन सके। ये है समाज का धर्म। नेता बहुत है, कटाक्ष बहुत करेंगे, संख्या कम थी, लोग कम थे, बुलाया नहीं, सबको एक कर लो। अरे किसको एक कर ले? पहले तुम तो एक हो जाओ, पहले तुम तो एक हो जाओ। किसको एक कर लो? सब लोगों को इगोइस्टिक है। हमें फोन करेगा तब जाएंगे। भाई मेरे आप फूफा लग रहे हो, या मेरे बेटे की शादी है, या मेरी बेटी की शादी है, या मेरा गधा कीच में पड़ा हुआ है। बताओ आप, ये समाज की लड़ाई है, अपने आप नहीं आना चाहिए क्या? अरे आप शादियों में 500 लोग इकट्ठे कर लेते हो, आप 13वीं में 5000 लोग इकट्ठे कर लेते हो। समाज में जाने पर समाज की जरूरतों के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, और फिर समाज में खड़े होकर कहते हैं हम तो समाज सेवी हैं। धिक्कार है ऐसे समाज सेवी का, धिक्कार है कि नहीं है? अरे समाज में निकलते हो तो भाई 10 रुपए अपने पैसे से भी खर्च कर लो। पहले उन्हें कार में घर से लेकर आओ, और फिर उन्हें बीड़ी का बंडल थमाओ, फिर उन्हें पानी पिलाओ, फिर रास्ते में खाना खिलाओ। दाल रोटी नहीं खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे। शाही पनीर रात को 1 बजे भी खाना खा रहे हो ना, तो अपने घर जाके कहेंगे कुछ नहीं यार, 1 रोटी दे दे, खाकर सो जाएंगे। लेकिन आपके साथ अगर आया समाज की लड़ाई के लिए,
शाही पनीर मंगवा लो, मखनी दाल मंगवा लो, ये हाल है। फिर ये कहते हैं कि हम समाज के सेवक हैं, समाज सेवी हैं। शहर के किनारे पर छोड़ने पर भी कहते हैं साहब हमें घर छोड़ कर आओ, घर से लेकर आए थे। अरे पूरे दिन का कार में घूमते हो, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी, सब्जी लेने के लिए भी कार में घूमते हो क्या? अपने काम के लिए जब जाते हो तो 4 रोटी बांध कर ले जाते हो ना। अरे 10 बजे की कोर्ट है तो आप सुबह 7 बजे उठ करके, या कहीं काम है ऑफिस का, तो आप खाना खा के जाते हो ना, 4 रोटी बांध के जाते हो ना, रेडी पर खड़े होकर के छोले भटूरे खाते हो ना। मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने अखबार बिछा करके प्लेटफॉर्म पर सोया हूं। मैंने वो दिन देखे आंदोलनों में कि अपना पैसा खर्च करके गिरा हूं और भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हूं। मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने वो दिन देखे हैं जिस दिन मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं भूखा सोया हूं। लेकिन मैंने वो भी दिन देखे हैं जो मेरी जेब में भी पैसे हैं, मैंने लोगों की मदद भी करी है, लेकिन उस मदद से लोगों का भला नहीं हो पाया है। असली लड़ाई अपनी मानसिकता, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। अपने साथ जो आप करते हो, कौन सा क्या करते हो, बोलो वही जो कर सको। वो मत बोलना कि आप कहोगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं इंडिया गेट उखाड़ दूंगा, मैं लाल किला उखाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और पता चली कि सवेरे उठने के साथ सिर में दर्द है, बीवी बीमार है, बच्चों को वहां जाना है, शॉपिंग करने जाना है। मतलब काम के समय पर, समाज के समय पर ही शॉपिंग करने जाना है आपको। शादी हो रही है पड़ोस में, आप खामेखा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। मामा के साले के लड़के की शादी हो रही है, मामा के लड़के की शादी हो रही है खानदान में, वहां जाएगा 1 घंटे पहले, 10 घंटे पहले मना कर देगा कि मैं तो वहां भी जीऊं। तो दूसरे को दोष देना बंद करो। अपने समाज की लड़ाई लड़नी है, इस वर्गीकरण को लागू करना है तो समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपकी शिक्षा की लड़ाई है, आपके जीवन की लड़ाई है, आपके पेट्रोल पंप के लिए लड़ाई है, आपके जमीन के पट्टों की लड़ाई है, आपके लिए दुकानों की लड़ाई है, आपके लिए मकानों की लड़ाई है, आपके लिए धन संपदा की लड़ाई है। ये असली लड़ाई है, इससे समाज की तरक्की होगी। इसके लिए वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, धानुक समाज, और मैं चाटा भाइयों से भी कहता हूं, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए और लड़िए और कहिए कि हम आपके साथ इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराइए। तभी भारत में दलित एकता होगी, तभी हम लोग भाई होंगे। मैं काफी कुछ सामाजिक तौर पर अपनी बात रख चुका हूं। आज विषय आरक्षण में वर्गीकरण का था। मैं थोड़ा सा समाज को संदेश देना चाहता था, क्योंकि 2-2, 3-3 सोशल मीडिया मेरी बात को लाइव कर रहे हैं। आप लोगों ने बात को सुना, अपना समय दिया, कीमती समय दिया। मैं ये कहता हूं कि आप जितने हैं, जितने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है। अपने फैमिली को, अपने परिवार को जो अच्छी तरह चलाता है, वो भी एक समाज की बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अपने परिवार को भी अच्छा शिक्षित करिए, समय समय पर समाज की जरूरतों के लिए, अपने हक हुकूक के लिए बाहर निकलिए। घर में बैठ करके बीवी की बगल में बैठने से न्याय नहीं मिलता, चाय पीने से न्याय नहीं मिलता, 13वीं में गाल बजाने से कुछ नहीं मिलता, शादियों में चर्चा करने से कुछ नहीं मिलता। कभी अपने घर पे भी 10-20 लोगों को बुलाकर चाय पिलाइए और फिर उसके साथ चलिए, यही सच्ची लड़ाई है। आज मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। बात तो बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मेरा बात कुछ और दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई है। मैं इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं और भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि वो पूरे राज्यों में लागू करे, महाराष्ट्र में भी लागू करे, उत्तर प्रदेश में भी लागू करे, और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप सुना है, आपको सुना नहीं, कंफर्म है, आपको दलितों पर, गरीबों पर काम करने के लिए मैक्से से अवार्ड मिला है। अगर ये आरक्षण में वर्गीकरण को दिल्ली के अंदर आप लागू करते हैं तो ये वाल्मीकि का सबसे बड़ा आपको उपकार मिलेगा। ये मैं आपसे अपील करता हूं कि इसको लागू करें। हम ये मेमोरेंडम अभी दिल्ली सरकार को
भाई मीडिया वालों इसको कैमरा दिखा दीजिएगा। ये हम मेमोरेंडम दे रहे हैं दिल्ली सरकार को और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है पुलिस के लिए। ये मुख्यमंत्री आतिशी जी को हम दे रहे हैं। ये हमारा मेमोरेंडम है, ये हमारा रिमाइंडर मेमोरेंडम है। तो ये मेमोरेंडम आपके पास पहुंच जाएगा। हमारी आपसे विनती है कि इसको लागू करें और अगली लड़ाई हमारी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ और इनके हक के लिए, ईपीएफ के लिए और ईएसआई के लिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा ब्रह्म प्रकाश वाल्मीकि आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो अच्छी बात है और बुरी ना लगे तो भी अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो बात बुरी लगती है वही बात आगे बढ़ती है और जो बात बुरी नहीं लगती है, जो चिकना घड़ा होता है उस पर कभी पानी नहीं रुकता है। तो चिकने घड़े मत बनना दोस्तों, आप मेरी बात को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे और अलीगढ़ से आए हुए हमारे बिल्लू चौहान जी मुस्कुरा रहे हैं। अगली लड़ाई हमारी लखनऊ की तय है। ये बिल्लू चौहान जी और प्रदीप भंडारी जी और आनंद शास्त्री जी के द्वारा ये आज की डेट रखी गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं मंच से कह रहा हूँ, इन लोगों से चर्चा करने के बाद ये रखी गई थी क्योंकि अगला कार्यक्रम हमारा अब इनके साथ मिलकर के लखनऊ का है। लखनऊ के लिए हम तय करेंगे, डेट हम नहीं बताएंगे और जब होगा जब हम आपको सूचना दे देंगे। और दिल्ली में लागू हो, यूपी में लागू हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय समाजवाद, जय दलित समाज, जय डिप्राइव्ड सोशल कास्ट। धन्यवाद साथी।